एवरीवन, तो आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और 96% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की थी, जिसका पछतावा उसे सारी उम्र रहता है। तो वो अपनी यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखती है ताकि वो अपनी गलतियाँ सुधार सके। तो क्या वो अपनी गलतियाँ सुधार पाएगी, यही हम इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है नाहो तकामिया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि काफी ज्यादा जल्दबाजी में थी क्योंकि आज वो अलार्म सेट करना भूल गई थी, जिसकी वजह से अब वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी। नाहो जल्दी से शूज पहनकर निकल ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा एक लेटर नीचे गिरता है जिस पर नाहो का ही नाम लिखा था। मतलब वो लेटर नाहो के लिए ही नाहो की तरफ से था। अब जबकि नाहो काफी ज्यादा जल्दबाजी में थी तो वो लेटर पर ध्यान न देकर स्कूल के लिए भागती है और अगली सीन में हम नाहो को उसके क्लासरूम में देख पाते हैं। यहाँ पर वो उस लेटर को पढ़ने वाली थी कि तभी क्लास में टीचर कहते हैं, मैं तुम सभी को एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो क्लास टीचर उस बच्चे को लेने के लिए बाहर जाते हैं। वही नाहो लेटर ओपन करती है जिसके फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ था, हेलो नाहो, मैं तुम्हें ये लेटर 10 साल बाद फ्यूचर से लिख रही हूँ। और मैं ये लेटर तुम्हें क्यों लिख रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं आगे इस लेटर के थ्रू तुम्हें वो सारे इवेंट्स बताऊंगी जो कि होने वाले हैं, ताकि तुम वो गलती दोबारा ना करो जो मैंने की थी। आगे लिखा हुआ था कि आज 6 अप्रैल को फर्स्ट टाइम तुम अलार्म सेट करना भूल गई, जिसकी वजह से तुम पहली बार स्कूल के लिए लेट हुई हो। ये पढ़कर नाहो बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि आज सुबह सेम चीजें तो उसके साथ हुई थी। खैर, आगे लिखा हुआ था कि आज एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है जिसका ट्रांसफर टोक्यो से यहाँ पर हुआ है और उसका नाम है काकेरू, और वो तुम्हारे बगल में ही बैठने वाला है। नाहो ने ये लाइन पढ़कर खत्म ही की थी कि तभी उसके टीचर क्लास में न्यू स्टूडेंट को लेकर आते हैं जिसका नाम काकेरू ही होता है, और वो काकेरू को नाहो के बगल में ही बिठा देते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस लेटर में जो भी चीजें लिखी हुई है वो झूठ तो बिल्कुल नहीं है। तो इस क्लास में नाहो के ऑलरेडी 4 दोस्त हैं जिनका नाम है साकू, चीनो, हिरोटो और आजुसा। छुट्टी होते ही ये चारों नाहो के पास आते हैं और एक साथ ब्रेड खाने का प्लान करते हैं। असल में आजुसा के डैड की बेकरी होती है और यहाँ पर नाहो के दोस्त काकेरू को भी इनवाइट करते हैं। लेकिन लेटर में फ्यूचर नाहो ने साफ लिखा था कि आज काकेरू को इनवाइट नहीं करना है, लेकिन फिर भी ना जाने नाहो क्यों अपने दोस्तों को रोक नहीं पाती काकेरू को इनवाइट करने से। तो अब ये सभी मिलकर एक ब्रिज की तरफ जा रहे थे और रास्ते में सभी मिलकर इतनी फनी बातें करते हैं कि काकेरू भी इनमें बिल्कुल आसानी से घुल मिल जाता है। तो अब आजुसा बेकरी जाती है और सभी के लिए ब्रेड लेकर आती है। ब्रेड आते ही सभी उस पर टूट जाते हैं और यहाँ पर नाहो को करी ब्रेड चाहिए था जो कि काकेरू के पास थी। तो काकेरू से कहता है, मैं तुमसे ब्रेड एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर नाहो ब्लश करने लगती है और कहती है, तो क्या इसे पता चल गया था कि मुझे करी ब्रेड ही चाहिए थी। खैर, खाने पीने के बाद ये सभी मिलकर टहलते घूमते हैं और काकेरू से बातें करते हैं। फिर शाम होती है और सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। तो अब अगले दिन काकेरू स्कूल नहीं आता। नाहो उसका रोज इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आता और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और काकेरू का कोई भी अता पता नहीं था। नाहो काफी परेशान भी होने लगती है क्योंकि लेटर में साफ लिखा हुआ था कि उसे काकेरू को इनवाइट नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसके दोस्तों ने काकेरू को इनवाइट किया। नाहो ये पता करने के लिए कि आखिर काकेरू के साथ क्या हुआ है, लेटर को आगे पढ़ती है और उसमें लिखा था कि 20 अप्रैल को स्कूल में एक टूर्नामेंट होगा जिसमें नाहो को सॉफ्टबॉल गेम में पिंच हिटर बनने का ऑफर मिला था, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया था और फिर बाद में उसे उसका काफी पछतावा भी हुआ था। लेटर में फ्यूचर नाहो ने अपने यंगर सेल्फ से रिक्वेस्ट की थी कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करना होगा और लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि टूर्नामेंट वाले दिन ही उसे काकेरू से प्यार हो जाएगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि आज टूर्नामेंट का दिन था और आज काकेरू भी स्कूल आया होता है और जैसा कि लेटर में लिखा था सेम वैसा ही होता है। नाहो को उसकी टीम पिंच हिटर बनने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले तो वो इनकार कर देती है। तब आजुसा तय करती है कि नाहो की जगह पर वो जाएगी। लेटर में साफ लिखा था कि आजुसा के जाने से टीम मैच हार जाएगी। नाहो काफी ज्यादा सोचती है और फिर वो अचानक से अपना फैसला बदल लेती है और कहती है कि वो पिंच हिटर बनेगी। नाहो जाती है और एक ही शॉट पर सिक्सर मारकर अपनी टीम को मैच जिता देती है। अब मैच के बाद काकेरू फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नाहो के पास आता है क्योंकि नाहो का शूज छोटा था और काफी ज्यादा दौड़ने की वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी। वो उसकी मरहम पट्टी करके जाने लगता है। तभी नाहो उसे कहती है कि तुम्हें भी सॉकर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। काकेरू के जाते ही नाहो कहती है, लेटर में जैसा लिखा था सब वैसा ही हुआ। आई होप कि मेरे फ्यूचर सेल्फ का थोड़ा सा रिग्रेट कम हुआ होगा।
यहाँ पर अब हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 26 साल की नाहो फूलों से भरे एक ग्राउंड में खड़ी हुई थी। तभी हिरोटो वहाँ पर एक बुके लेकर आता है जिसके हाथ में एक छोटा सा बेबी भी था। जी हाँ, फ्यूचर में नाहो और हिरोटो की शादी हो चुकी है और इनका एक छोटा सा बेबी भी है। बुके को देखकर नाहो कहती है काकेरू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले। सीना वापस से पास्ट में जाता है और नाहो उसी लेटर को पढ़ रही थी जिसके एक पेज पर लिखा हुआ था कि फ्यूचर में काकेरू अब हमारे साथ नहीं है। ये पढ़कर नाहो काफी शॉक होती है और कहती है कि आखिर काकेरू ने हमें फ्यूचर में क्यों छोड़ा होगा। अब अगले दिन स्कूल में हिरोटो काकेरू के पास आकर कहता है मैंने सुना है तुम सॉकर मुझसे भी अच्छा खेलते हो, तो क्यों ना एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए चलें। काकेरू समझ जाता है कि हिरोटो से यह बात नाहो ने ही कही है। वो नाहो के सर पर बड़े ही प्यार से मारते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और सभी दोस्त बिल्कुल शॉक होकर इन दोनों को देखते रह जाते हैं कि मतलब आखिर ये सब चल क्या रहा है। खैर फिर हिरोटो इन लड़कियों को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब ये तीनों लड़कियां इन दोनों के साथ जाती हैं और नाहो प्रैक्टिस के दौरान ब्लश करते हुए सिर्फ काकेरू को ही देख रही थी। काकेरू काफी तगड़ा खेलता है जिस पर हिरोटो उसे सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है और काफी सोचने और समझने के बाद काकेरू रेडी भी हो जाता है। इसी खुशी में नाहो यहाँ पर कहती है कि कल मैं तुम्हारे लिए लंच बना कर लाऊंगी। अब रात को नाहो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसे काकेरू के लिए लंच बनाकर ले जाना चाहिए या नहीं। वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि नाहो ने मूड चेंज कर लिया था और वो काकेरू के लिए लंच बनाकर नहीं ले जाती। लेकिन फ्यूचर नाहो अपने यंगर सेल्फ को सजेस्ट करती है कि उसे काकेरू के लिए लंच जरूर बनाकर ले जाना चाहिए। नाहो वैसे ही करती है और अब अगले दिन वो काकेरू के लिए लंच लेकर स्कूल जाती है। लेकिन लंच टाइम पर वो उसे लंच दे ही नहीं पाती, मतलब उसके देने की हिम्मत ही नहीं होती। अब छुट्टी हो जाती है और दोनों एक साथ एंट्रेंस पर आते हैं। तब काकेरू कहता है तुम ज्यादा बैग लेकर आई हो, लाओ एक मैं पकड़ लेता हूँ। उस बैग में तो लंच था। नाहो से दूर होकर कहती है नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ। और काकेरू बेचारा चुपचाप चला जाता है। बाद में नाहो को रियलाइज होता है कि उसने काकेरू के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया। वो उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है। तभी काकेरू उससे कहता है साथ में घर चलें। अब ये दोनों एक साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं और नाहो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि ऐसा कुछ लेटर में तो लिखा ही नहीं था। खैर ये दोनों चलते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और फिर थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर बातों ही बातों में नाहो पूछती है कि आखिर 2 हफ्ते तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे। काकेरू बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, जिस दिन नाहो और उसके दोस्तों ने काकेरू को ब्रेड पार्टी के लिए इनवाइट किया था उसी दिन उसकी मॉम ने सुसाइड किया था और इसीलिए उस लेटर में फ्यूचर नाहो ने मना किया था उस दिन काकेरू को इनवाइट करने से। नाहो को जब ये बात रियलाइज होती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो अपने रिग्रेट्स कम करने हैं और मैं तो उन्हें और बढ़ा रही हूँ। वो काफी ज्यादा हिम्मत करके अब काकेरू को लंच बॉक्स दे ही देती है, जिसे देखकर काकेरू काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद नाहो उसके लिए लंच लेकर आएगी। इस पर नाहो कहती है ठीक है, फिर तो मैं रोज तुम्हारे लिए लंच बना कर लाऊंगी। फिर वो मन में कहती है मैं चाहती हूँ कि काकेरू हमेशा इसी तरह से स्माइल करे फ्यूचर में भी। अब इसके बाद हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकू, अजुसा, चीनू ये तीनों नाहो और हिरोटो के पास आते हैं। फिर ये पांचों मिलकर एक साथ निकल पड़ते हैं काकेरू से मिलने के लिए उसके घर। सीन शिफ्ट होता है और अब घर पहुंचकर नाहो लेटर को आगे पढ़ रही थी। आगे लिखा था कि काकेरू 17 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में मारा जाएगा। हम सभी उसे बचा सकते थे लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए और इस बात का रिग्रेट हमें 10 साल बाद फ्यूचर में भी है। अब अगले दिन स्कूल में नाहो यही बैठकर सोच रही थी कि आखिर वो काकेरू को क्लब कैसे ज्वाइन कराए। दरअसल काकेरू ने 1 हफ्ते बाद ही क्लब को छोड़ दिया था और लेटर में लिखा हुआ था कि नाहो को किसी भी तरह करके काकेरू को वापस से क्लब ज्वाइन कराना होगा। नाहो ये सब सोच ही रही थी कि तभी क्लास में हिरोटो और काकेरू आते हैं और हिरोटो यहाँ पर सभी को बताता है कि उसने काकेरू को सॉकर क्लब का मेंबर बना दिया है। नाहो ये सुनकर काफी शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये तो लेटर में था ही नहीं, तो क्या इसका मतलब फ्यूचर चेंज हो रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है और अब नाहो हॉल में चल रही थी और इसी ख्यालों में खोई हुई थी कि इन्हीं छोटे छोटे बदलाव से शायद फ्यूचर चेंज हो सकता है। तभी काकेरू पास से गुजरते हुए कहता है लगता है कुछ अच्छा हुआ है, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। नाहो कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही एक उएदा नाम की लड़की काकेरू से आकर कहती है आज मैं फिर से तुम्हारा प्रैक्टिस मैच देखने के लिए आऊंगी। इस पर नाहो सोच में पड़ जाती है कि क्या उएदा काकेरू को लाइक करती है। तभी काकेरू से आवाज लगाकर कहता है हे चलो हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। फिर ये दोनों क्लास में जा रहे थे तभी काकेरू रास्ते में नाहो से एक फेवर मांगता है
कि कल से उसकी मॉर्निंग प्रैक्टिस है, तो क्या उसे कॉल करके वो उठा सकती है। नाहो फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब रात को नाहो जब आगे लेटर पढ़ती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। उएदा सच में काकेरू को लाइक करती है और वो कल काकेरू से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करने वाली है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाएंगे। अब अगले दिन नाहो सुबह जल्दी उठकर काकेरू को कॉल करके उसे उठा देती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर नाहो काफी ज्यादा परेशान थी। वो खुद को शांत करती है ये कहकर कि फ्यूचर चेंज हो सकता है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अब काकेरू प्रैक्टिस के बाद फेस वॉश कर रहा था, तभी वो देखता है कि नाहो कुछ हैवी सामान लेकर जा रही है। वो फौरन से उसके पास जाता है और उससे वो सामान ले लेता है। फिर यहाँ पर काकेरू उसे पूछता है कि क्या कोई लड़का है जिसे वो लाइक करती हो। अचानक से सवाल पूछ लेने पर नाहो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो हड़बड़ी में ना कह देती है। फिर वो सेम सवाल काकेरू से भी करती है और काकेरू भी सेम जवाब देता है। काकेरू के इस जवाब पर वो उससे पूछती है कि उएदा का क्या तुम उसे लाइक नहीं करते। काकेरू जवाब देता है कि नहीं, मुझे बस उसके लुक पसंद है। असल में उएदा थोड़ी खूबसूरत होती है। सीन शिफ्ट होता है और अब ये सभी मिलकर रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे, जिसमें काकेरू हार जाता है और अब उसे सभी के लिए ड्रिंक्स लाने होंगे। काकेरू ड्रिंक्स लेने के लिए नीचे जाता है और तभी उएदा उसे अकेला देखकर पकड़ लेती है और उससे बातें करने लग जाती है। वहीं ये सभी दोस्त मिलकर ऊपर से इन दोनों को देख रहे थे, लेकिन उनकी बातें इन्हें समझ में नहीं आती। अब काकेरू वापस ऊपर आता है और आजुसा उससे पूछती है कि क्या बात हुई, क्या उएदा ने तुम्हें डेट पर चलने को पूछा। काकेरू कहता है हाँ। फिर आजुसा कहती है ठीक है, फिर तुमने क्या जवाब दिया। काकेरू कहता है अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं ब्रेक के बाद उसे जवाब दूंगा। अब क्लास का टाइम हो जाता है और काकेरू आज अपना पेंसिल बॉक्स भूल गया था। लेटर के हिसाब से नाहो को उसे पेंसिल देना होगा। नाहो बिल्कुल वैसा ही करती है और उसे अपना पेंसिल और इरेजर देती है। क्लास के बाद काकेरू उसे उसके सामान वापस लौटा देता है। लेटर में लिखा था कि नाहो को इरेजर का कवर हटाकर चेक करना चाहिए। अगर नाहो ने उस दिन चेक किया होता तो आज फ्यूचर कुछ और ही होता। लेटर में लिखी बातों को याद करते हुए नाहो जब इरेजर का कवर हटाती है तो उसमें एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उएदा के साथ डेट पर जाना चाहिए। नाहो फौरन से अपना आंसर लिखती है और जाकर उसके शूज में रख देती है। अब जब वो क्लास में वापस लौटती है तो उसके फ्रेंड्स बाहर ग्राउंड में कुछ देख रहे थे। नाहो भी उनके पास जाती है और देखती है कि उएदा ने वापस से काकेरू को पकड़ लिया था उसका जवाब जानने के लिए। काकेरू अपने जवाब में हाँ कहता है, मतलब वो उएदा को डेट करेगा। ये बात जानकर नाहो काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वो क्लास से बाहर आ जाती है। हिरोटो उसकी उदासी को साफ समझ पाता है और उसके पीछे आकर कहता है तुम काकेरू को लाइक करती हो ना। नाहो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। वहीं हम काकेरू को देखते हैं जिसने नाहो का नोट देख लिया था जिस पर नो लिखा हुआ था, लेकिन उसे नोट देखने में काफी देर हो गई थी। अब यहाँ पर हमें वापस से फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पांचों दोस्त स्कूल के बैकयार्ड के पास पहुँचते हैं और एक जगह पर डिग करके एक बॉक्स को निकालते हैं जिसमें इन सभी के लिए एक एक लेटर था जो कि इन पांचों ने ही यहाँ पर छुपाया था जब सभी टीनेजर थे। लेटर में सभी ने लिखा था कि उन्हें फ्यूचर में क्या क्या करना है। यहाँ पर काकेरू का भी एक लेटर था और अब जबकि काकेरू की डेथ हो चुकी है तो ये लोग उसका लेटर ओपन करके उसे पढ़ना शुरू करते हैं। लेटर में इन पांचों के बारे में बहुत सारी तारीफें लिखी हुई थी और कुछ रिग्रेट्स भी थे, जैसा कि उसने क्लब को क्यों नहीं ज्वाइन किया। लेटर में काकेरू ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था कि आखिर वो फ्यूचर में जाकर क्या बनना चाहता है। काकेरू का लेटर पढ़कर इससे इन सभी को रियलाइज होता है कि उस दिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसने जानबूझकर ट्रक के सामने आकर सुसाइड किया था। मतलब काकेरू ने सुसाइड का पहले से ही सोच रखा था, इसलिए उसने अपना कोई फ्यूचर लिखा ही नहीं था क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता था कि उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये पांचों ये बात रियलाइज करके काफी ज्यादा रोते हैं और तभी हिरोटो कहता है क्यों ना हम सभी काकेरू के घर चलें और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, जो कि हम 10 साल पहले नहीं कर पाए थे। सीन शिफ्ट होता है और अब ये पांचों काकेरू के ग्रैंडमा के घर पहुंचते हैं। असल में काकेरू की माँ की डेथ के बाद वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था। एज अ ग्रुप ये पांचों काकेरू के घर पर दूसरी बार आए हैं। पहली बार उसके फ्यूनरल पर आए थे। काकेरू की ग्रैंडमा इन पांचों का वेलकम करती हैं और यहाँ पर नाहो बैठकर मन ही मन में कह रही होती है मुझे काकेरू से और बातें करनी चाहिए थी। मैं उससे बातें करना चाहती थी लेकिन मैं कभी कर ही नहीं पाई और यही मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। तो अब स्टोरी वापस से पास्ट में जाती है। काकेरू और उएदा एक साथ डेट पर आए थे। वहीं पर ये पांचों दोस्त भी घूमने फिरने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ पर नाहो का मन तो काकेरू और उएदा की डेट पर ही अटका हुआ था। खैर अब अगले दिन काकेरू और नाहो की स्कूल में मुलाकात होती है।
और काकेरू कहता है कि आज तुमने मुझे कॉल करके उठाया क्यों नहीं। नाहो कहती है अब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, मुझे लगा मेरे कॉल करने से उएदा नाराज ना हो जाए और आज मैं तुम्हारे लिए लंच भी नहीं बना कर लाई। काकेरू कहता है कोई बात नहीं और इतना परेशान करने के लिए सॉरी। ये कहकर वो आगे चला जाता है और तभी नाहो उसे रोक लेती है। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाली थी कि तभी उएदा आ जाती है और नाहो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती। अब इसके बाद से ही जब भी उएदा को फ्री टाइम मिलता वो काकेरू से ही चिपकी रहती और काकेरू धीरे धीरे करके इन पांचों से दूर होता जाता है और नाहो भी उदास सी रहने लगती है और हिरोटो उसकी उदासी की वजह साफ समझ पा रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नाहो लेटर में आगे बढ़ती है कि जब काकेरू ने उएदा को डेट करना शुरू कर दिया तब नाहो ने उससे बात करना छोड़ दिया। बीच में काकेरू ने नाहो से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन नाहो ने उसे हर बार अवॉइड कर दिया। आगे फ्यूचर नाहो ने लेटर में लिखा हुआ था कि प्लीज अगर काकेरू तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उससे बात कर लेना, प्लीज उसे अवॉइड मत करना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नाहो स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी और तभी वो देखती है कि काकेरू अकेला बैठा हुआ है, लेकिन नाहो यहाँ पर उससे बात करने की बजाय वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन काकेरू उसे देखकर रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नाहो यहाँ पर रुक ही गई थी कि तभी वो काकेरू के पीछे उएदा को देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तो अब काफी समय तक इन दोनों के बीच में ऐसा ही चलता है। दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे लेकिन बात ही नहीं कर पाते हैं। अब फिर एक दिन जब स्कूल ओवर हो जाता है तब काकेरू नाहो के बगल से गुजरते हुए उसे बाय बोलता है। ये सुनकर नाहो से बात करने के लिए उसका नाम पुकारती है कि तभी उएदा पीछे से आकर नाहो को धक्का दे देती है और वो बेचारी जमीन पर गिर जाती है। काकेरू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उएदा से माफी मांगने को कहता है। इस पर उएदा कहती है मैं माफी क्यों मांगू, ये तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा इस लड़की से बात करते रहते हो और जबकि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे ही बात करो। यहाँ पर काकेरू नाहो की साइड लेता है जिसे देखकर उएदा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वहीं नाहो भी उठकर भाग जाती है। लेकिन सीढ़ियों पर उसे हिरोटो मिलता है जो कि नाहो से कहता है भागो मत, अगर तुम ऐसे ही काकेरू से भागती रहोगी तो तुम उससे बात कैसे कर पाओगी। यहाँ पर हिरोटो उसे समझाता है कि उसे काकेरू से जाकर बात करनी चाहिए क्योंकि वो भी उससे बात करना चाहता है। हिरोटो की बातें सुनकर वो उसे थैंक यू बोलती है और फिर काकेरू से बात करने के लिए वो निकल पड़ती है। असल में हिरोटो हमेशा से ही नाहो को लाइक करता है और यहाँ पर वो काइंड ऑफ अपने प्यार को त्याग देता है और उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। अब नाहो भागते दौड़ते हुए काकेरू के पास पहुँचती है और उसे रोककर कहती है सॉरी, तुम मुझसे बात करना चाहते थे और मैं तुमसे भाग रही थी, बताओ उस दिन तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। काकेरू कहता है तुमने बहुत देर कर दी नाहो, मैं भूल गया कि आखिर मैं तुमसे उस दिन कहना क्या चाहता था। नाहो कहती है ठीक है, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मुझसे कह सकते हो। अब ये दोनों एक जगह पर बैठते हैं और काकेरू बताता है कि वो काफी समय से ही उएदा से ब्रेकअप करना चाहता था क्योंकि असल में उएदा के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो असल में किसी और को ही लाइक करता है। नाहो कहती है अच्छा, मतलब तुम किसी और को लाइक करते हो, तो आखिर कौन है वो। काकेरू कहता है ये एक सीक्रेट है और वो वहाँ से भाग जाता है। नाहो कहती है आई होप कि मेरे फ्यूचर सेल्फ को पता हो कि काकेरू आखिर किसे लाइक करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी और काकेरू भीगते हुए स्कूल पहुँचता है क्योंकि वो अपना अम्ब्रेला भूल गया था। नाहो एक बहुत बड़ा सा टॉवल लेकर आई थी काकेरू के लिए क्योंकि उसे लेटर के थ्रू पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। फिर काकेरू नाहो से एक साथ घर चलने के लिए कहता है। नाहो अपने दोस्तों से कहती है क्यों ना हम सब एक साथ घर चलें। अब नाहो के दोस्त कबाब में हड्डी तो बनना नहीं चाहते थे, इसलिए सब अपना अलग अलग रीजन बताकर इनकार कर देते हैं। नाहो थोड़ी हैरान भी होती है क्योंकि ये हिस्सा लेटर में लिखा ही नहीं था। खैर अब ये दोनों एक साथ निकलते हैं और नाहो काकेरू को अपने घर के पास मौजूद एक पार्क में ले जाती है। यहाँ पर काकेरू नाहो को एक हेयर क्लिप गिफ्ट के तौर पर देता है जिससे नाहो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि अगर वो सैटरडे को फ्री हो तो दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और आज सैटरडे का दिन था। काकेरू और नाहो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं पढ़ाई करने और यहाँ पर उएदा इन दोनों को साथ में देख लेती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी केमिस्ट्री की क्लास में थे और यहाँ पर इनके टीचर इनसे टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। टीचर के हिसाब से फ्यूचर में टाइम मशीन को बनाना पॉसिबल है। वो इस बात को साबित करने के लिए कुछ थ्योरीज बताते हैं जिस पर साकू टीचर से सवाल कर लेता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन टाइम ट्रेवल करने से जो इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट होंगी उनका क्या। फॉर एग्जाम्पल टाइम मशीन क्रिएट हो गई और हम फ्यूचर में जाकर अपनी जो भी गलती सुधारना चाहते थे वो सुधार ली, लेकिन जब हम वापस में अपने बदले हुए फ्यूचर में लौटे तो जैसा हम चाहते थे वैसा हो चुका होगा।
जिससे हमें दोबारा पास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं होगी, तो हम टाइम मशीन को क्यों क्रिएट करेंगे। तो ऐसी इनकंसिस्टेंसीज की वजह से टाइम ट्रेवल करना नामुमकिन है। इस पर टीचर कहते हैं हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज को रोकने का भी एक तरीका है और वो है पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी, मतलब एक डिफरेंट टाइमलाइन। तो अगर हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट को चेंज करते हैं तो उससे एक दूसरी टाइमलाइन क्रिएट होगी और जो हमारी रियल ये मेन टाइमलाइन होगी उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं होंगे। आसान शब्दों में अगर हम अपना पास्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी टाइमलाइन का पास्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि दूसरी टाइमलाइन जो एग्जिस्ट करती होगी उसका चेंज होगा। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज लास्ट एपिसोड तक रुकिए, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जाकर आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। खैर, तो क्लास ओवर होने के बाद आजुसा साकू से पूछती है, हे तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता होगा। इस पर साकू कहता है नहीं, सिर्फ एक ही फ्यूचर है और एक ही पास्ट। वहीं नाहो अपने ही ख्यालों में खोई होती है कि दिन पर दिन लेटर का जो कंटेंट है वो उसके वर्ल्ड से डिफरेंट होता जा रहा है। मतलब लेटर की हेल्प से पास्ट तो चेंज हो रहा है, और जब पास्ट चेंज हो रहा है मतलब फ्यूचर तो ऑलरेडी चेंज हो गया होगा। तो जो लेटर में बातें लिखी हुई है उसे भी चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन लेटर का कंटेंट तो सेम है। इसका मतलब एक दूसरी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है। सीन शिफ्ट होता है और अब नाहो और काकेरू बैठकर लंच कर रहे थे और यहाँ पर नाहो सोच रही थी कि ये तो लेटर में था ही नहीं। असल में लेटर में लिखा था कि केमिस्ट्री के क्लास के बाद ये दोनों कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। फिर नाहो काकेरू से बताएगी कि फेस्टिवल के लास्ट में हमेशा फायरवर्क्स जलाए जाते हैं। ये सुनकर काकेरू नाहो से पूछ लेगा कि क्या वो दोनों अकेले फायरवर्क्स देखने चले, लेकिन ये सब बातें तो हो ही नहीं रही थी। फ्यूचर नाहो ने लेटर में लिखा था कि ये उसकी बेस्ट मेमोरी है, तो प्लीज इसे चेंज मत करना। नाहो बड़ी हिम्मत करके खुद ही काकेरू से पूछ लेती है कि क्या कल्चरल फेस्टिवल में वो उसके साथ फायरवर्क्स देखना पसंद करेगा। नाहो के मुंह से ये बात सुनकर काकेरू तो बिल्कुल ब्लश करने लग जाता है और वो जवाब देता है हाँ वो देखने चलेगा, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि काकेरू हिरोटो के साथ बैठकर उसे पूछ रहा था कि क्या वो नाहो के साथ फायरवर्क्स देखने जा सकता है। हिरोटो कहता है तुम मुझसे परमिशन क्यों ले रहे हो। काकेरू कहता है तुम नाहो को लाइक करते हो तो उसे मेरे साथ देखकर तुम्हें हर्ट तो नहीं होगा। इस पर हिरोटो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज फेस्टिवल का दिन था और नाहो आज अपने बालों में उसी हेयर क्लिप को लगा कर लाई थी जो कि उसे काकेरू ने दी थी। वो वॉशरूम से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे ओएदा मिल जाती है और वो उसे साइड में ले जाकर उसे सवाल करती है कि क्या ये हेयर क्लिप तुम्हें काकेरू ने दी है और उस दिन तुम दोनों लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। नाहो किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर देती है। फिर ओएदा के और भी दोस्त आ जाती हैं और ये सभी मिलकर नाहो को परेशान करने लग जाती हैं। वहीं दूर से हिरोटो इन्हें ये सब करते हुए देख लेता है और वो आता है और नाहो को बचा कर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब नाहो और काकेरू एक साथ थे और काकेरू पूछता है नाहो अगर तुम्हें कभी डेट पर जाना हो तो तुम हिरोटो, साकू और मुझमें से किसे चूज करोगी। नाहो शर्म से बिल्कुल लाल हो जाती है और जवाब दे ही नहीं पाती। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँचती हैं और काकेरू से सेम सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब वो खुद नहीं दे पाता। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि काकेरू और हिरोटो आपस में बातें कर रहे थे और यहाँ पर हिरोटो काकेरू से पूछता है कि आखिर उसने नाहो को जवाब क्यों नहीं दिया कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा। काकेरू कहता है कि क्या मुझे सच में उसके साथ डेट पर जाना चाहिए, मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता। मैंने पहले भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिनका पछतावा मुझे अभी भी है और उनमें से एक पछतावा है ओएदा को डेट करने का। इस पर हिरोटो उसे समझाता है कि अगर उसने अभी इस वक्त को भी जाने दिया तो बाद में ये वक्त वापस नहीं आएगा और फिर उसे इस बात पर भी रिग्रेट होगा। खैर, अब रात हो जाती है और फायरवर्क्स के स्टार्ट होने का समय हो गया था। इन दोनों ने पुल के पास फायरवर्क्स देखने का प्लान किया था। काकेरू तो पुल के पास पहुंच जाता है और वहीं नाहो भी पुल की तरफ आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में ओएदा मिलती है जो कि उसे एक काम पकड़ा देती है और फिर वो खुद निकल जाती है पुल की तरफ काकेरू से मिलने। कि तभी रास्ते में उसे साकू मिलता है जो कि उसे झूठ बोलकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि काकेरू तो सॉकर क्लब में उसका वेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाहो स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसे आजुसा और चीनू मिलती हैं जो कि उससे ओएदा का सामान लेकर उसे फौरन काकेरू के पास जाने को कहती हैं। नाहो जब तक पुल के पास पहुंचती है तब तक फायरवर्क्स खत्म हो चुके थे। वो काकेरू से यहाँ पर कहती है तुमने मुझसे आज एक सवाल पूछा था, उसका जवाब हो तुम। मैं तुम तीनों में से तुम्हें चूज करूंगी। काकेरू भी यहाँ पर जवाब देता है कि मैं भी उन तीनों लड़कियों में से तुम्हें चूज करूंगा।
इसी के साथ फायरवर्क्स दोबारा से होने लग जाते हैं और ये दोनों एक साथ यहाँ पर इस शानदार नज़ारे का मजा लेते हैं। फिर काकेरू कहता है कि ये दिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नाहो लेटर पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि काकेरू का सबसे बड़ा रिग्रेट है अपनी माँ को न बचा पाना, जिसकी वजह से ही वो 15 फेब को सुसाइड करने की कोशिश करेगा। तो फ्यूचर नाहो की रिक्वेस्ट होती है कि नाहो काकेरू के दिल से इस रिग्रेट को खत्म करे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक म्यूजिक फेस्टिवल में ये दोनों एक साथ जाते हैं। पूरा दिन मस्ती और एंजॉय करने के बाद अब रात हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे और नाहो मौका देखकर काकेरू से पूछ लेती है कि काकेरू, क्या तुम्हारी माँ के बारे में कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस पर काकेरू मुस्कुराकर जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी माँ को बचा नहीं सके? ये बात सुनते ही वो रोने लगता है और फाइनली बताता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो दरअसल जिस दिन काकेरू का स्कूल में पहला दिन था और इन सभी दोस्तों ने उसे इनवाइट किया था, एक्चुअली में उस दिन काकेरू को अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाना था। काकेरू की माँ थोड़ी मेंटली इल थी और वो कोई भी काम अकेली नहीं कर पाती थी और उस दिन काकेरू अपनी माँ के पास जाने की बजाय इनके साथ चला जाता है। और जब काकेरू घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, जिसका जिम्मेदार वो खुद को समझता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ को उसकी जरूरत है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ मौजूद नहीं था। ये बात सुनते ही नाहो को रियलाइज होता है कि आखिर लेटर में काकेरू को इनवाइट न करने का क्यों लिखा हुआ था और उसने लेटर की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी। काकेरू फूट फूट कर रोने लगता है और तभी यहाँ पर आजुसा और चीनू पहुँचते हैं और काकेरू वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन नाहो काकेरू को मैसेज करती है कि हे, तुम कैसे हो? अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो जब भी तुम चाहो। मैसेज करके नाहो रोने लग जाती है कि क्या वो काकेरू को बचा पाएगी या नहीं। तभी हम देखते हैं कि बाहर हिरोटो नाहो से मिलने के लिए आता है। वो बताता है कि काकेरू प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आया, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा इसलिए मैं तुमसे पूछने आ गया। नाहो को यहाँ पर परेशान देखकर हिरोटो से पूछ ही लेता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या काकेरू के साथ कुछ हुआ है। नाहो मन में कहती है मैं ये अकेले नहीं कर सकती, मुझे हिरोटो की मदद ले ही लेनी चाहिए। और वो हिरोटो से कहती है पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इतने पर ही हिरोटो कहता है अच्छा, तो क्या तुम्हें भी एक लेटर मिला है? और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 7th एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हिरोटो और नाहो पार्क में बैठे थे और यहाँ पर हिरोटो नाहो को अपना लेटर दिखाता है जो कि बिल्कुल सेम नाहो के लेटर की तरह ही था। फ्यूचर हिरोटो के भी बहुत सारे रिग्रेट्स थे जिन्हें वो मिटाना चाहता था। हिरोटो के लेटर में भी सेम बात लिखी हुई थी, उस दिन काकेरू को ना इनवाइट करने वाली, लेकिन हिरोटो ने घर जाने के बाद उस लेटर को देखा था, जिस वजह से वो उस इवेंट को चेंज नहीं कर सका। लेटर को पढ़कर नाहो रियलाइज करती है कि फ्यूचर में नाहो और हिरोटो का एक ही रिग्रेट है, काकेरू को ना बचा पाना। हिरोटो से कहता है अब तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर काकेरू को बचाएंगे। अब हिरोटो के लेटर में आगे लिखा था कि 14 सितंबर को काकेरू का बर्थडे है और इन दोनों को किसी भी तरह करके उससे उसकी बर्थडे डेट पता करनी है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि इससे पहले वो लोग काकेरू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक्चुअल में काकेरू की मौत के बाद इन्हें पता चला था कि उसका बर्थडे 14 सितंबर को होता है। खैर नाओ पूछती है ठीक है, पर लेटर के आगे के पेज कहाँ हैं? हिरोटो कहता है कि उन्हें मैं घर पर भूल आया। असल में हिरोटो ने जानबूझकर बाकी के पेज नाहो को नहीं दिखाए थे, क्योंकि उसमें शायद ये लिखा होगा कि फ्यूचर में इनकी शादी हो चुकी है और दोनों का एक बेबी है और अभी तक नाहो को ये बात नहीं पता है। तो शायद ये बात जानने के बाद उसकी फीलिंग्स चेंज भी हो सकती है और या फिर उसे हिरोटो के लिए बुरा लग सकता है, जिसकी वजह से नाहो और काकेरू में दरार आ सकती है। तो ये सब सोचते हुए हिरोटो ने ऐसा किया था। अब अगले दिन स्कूल में ये सभी दोस्त बैठकर लंच कर रहे थे और यहाँ पर हिरोटो जानबूझकर बर्थडे की बात छेड़ता है, क्योंकि उसे काकेरू की बर्थडे डेट जाननी थी। सभी दोस्त यहाँ पर एक दूसरे की बर्थडे डेट जानते थे, लेकिन काकेरू की नहीं। तो सभी मिलकर उसे फोर्स करने लगते हैं और काकेरू बता ही देता है। काकेरू का बर्थडे एक हफ्ते बाद ही था, तो डेट जानने के बाद सारे दोस्त एक एक करके उसे पूछने लगते हैं कि आखिर उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। वहीं नाहो ध्यान देती है कि काकेरू के पास स्पोर्ट्स बैग नहीं है, तो वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बैग गिफ्ट करूंगी। ये कहकर नाहो बाहर निकली थी कि तभी ओएदा उससे कहती है कि उसे बैग मैं गिफ्ट करूंगी। इस पर नाहो उसे जवाब देती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं उसे गिफ्ट करने वाली हूँ। इससे ओएदा गुस्सा होती है और नाहो को धक्का दे देती है और तभी यहाँ पर नाहो की फ्रेंड्स आ जाती हैं और ओएदा को पतली गली से निकलना पड़ता है।
सीन शिफ्ट होता है और अब काकेरू और हिरोटो एक साथ घर के लिए जा रहे थे। तब हिरोटो से पूछता है कि आखिर उसे क्या गिफ्ट चाहिए। काकेरू कहता है सभी ने मुझसे पूछ लिया है, अब ऐसा कुछ बचा नहीं जो मैं मांग सकूं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज काकेरू का बर्थडे था। आजुसा और चिनो सॉकर मैच के टिकट, साकू कॉमिक्स, नाहो बैग और हिरोटो एक बुके गिफ्ट करता है, जिसे देखकर सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है क्या, जो वो उसके लिए फूल लेकर आया है। इस पर हिरोटो ने बताता है कि काकेरू ने ही उसे फूल लाने को बोला था। अब काकेरू वो फ्लावर्स नाहू को देकर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए बताता है कि देखो, मैं ये फ्लावर्स खुद तो नहीं लाया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करता हूँ। और यहाँ पर वो फाइनली उसे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। इन दोनों को एक साथ देखकर बाहर खड़े हिरोटो को लेटर में लिखी बात याद आती है कि नाहू को भी काकेरू के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी कन्फेस कर ही नहीं पाए थे। ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए फ्यूचर हिरोटो ने अपने यंगर सेल्फ से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इस बात पर ध्यान देना कि ये दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाएं। खैर, अब यहाँ पर हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पांचों दोस्त काकेरू के रूम में होते हैं और सभी अपना गिफ्ट काकेरू की फोटो फ्रेम के पास रखकर उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर हिरोटो जो बुके लाया था वो उसे नाहू को देकर बताता है कि काकेरू ने उसे देने के लिए कहा था। उस टाइम पर मैं इतना समझ नहीं पाया था, लेकिन नाहू, काकेरू हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। तो अब ये सभी काकेरू के घर से निकलकर माउंट कोबो की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में नाहू बताती है कि वैलेंटाइंस के दिन मेरे हाथ में चॉकलेट थी, जिसे देखकर काकेरू ने मुझसे पूछा था कि मैं ये चॉकलेट किसे देने वाली हूँ। मैंने उस समय पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे चाहे जितना भी मौका मिला हो, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाई। और फिर वैलेंटाइंस के अगले दिन ही काकेरू ने सुसाइड कर लिया। अब सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है। अगले दिन स्कूल में हिरोटो नाहो के पास आकर पूछता है कि क्या 23 तारीख के बारे में उसके लेटर में कुछ लिखा है। नाहो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि 23 तारीख को काकेरू ने अपने घर में सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिस वजह से बाद में वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में भी रहा था। और काकेरू ने ये सुसाइड इसलिए अटेम्प्ट किया था क्योंकि एक दिन पहले ही 22 तारीख को वो टोक्यो के अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला था, जिस दौरान उसकी माँ का जिक्र हुआ और उसने अपने दोस्तों को बताया भी कि वो सुसाइड करने का सोच रहा है, लेकिन उसके दोस्तों ने हंसकर उसकी बात टाल दी थी। तो इस पर हिरोटो कहता है कि हमें किसी भी तरह करके काकेरू को उसके दोस्तों से मिलने से रोकना होगा। अब लंच टाइम में हम देखते हैं कि काकेरू को उसके फ्रेंड के पास से मैसेज आता है कि उन्हें 23 तारीख को मिलना है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि क्लासरूम की क्लीनिंग के दौरान काकेरू अकेले ही विंडो पर खड़ा था और यहाँ पर वो अपने माँ के बारे में ही सोच रहा था। दरअसल जिस दिन काकेरू इनके साथ बाहर गया था, उसी दिन रास्ते में काकेरू की माँ का मैसेज भी आया था, वो जल्दी से घर आ जाए, उन्हें साथ में हॉस्पिटल जाना है। इस पर काकेरू अपनी मॉम को रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं लगता मैं आ सकूंगा, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है तो आप अकेले जा सकती हो। तो अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि आखिर किस बात से काकेरू की मॉम का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। खैर, काकेरू ये सब सोच ही रहा था, तभी नाहू आकर उसे कहती है प्लीज तुम अपने दोस्तों से मिलने मत जाओ। काकेरू पूछता है आखिर क्यों। इतने पर ही हिरोटो आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, हमसे बात करो, हमें पता है तुम अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट हो, तो तुम ये सब हमसे क्यों नहीं शेयर करते। काकेरू कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हिरोटो कहता है तुम्हारी मॉम के बारे में। माँ का नाम सुनते ही काकेरू रोने लगता है और कहता है सब मेरी ही गलती है, मैं अपनी माँ से किया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। इस पर हिरोटो से हक कर लेता है और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज अपने आप को दोष देना छोड़ दो। नाहो भी यहाँ पर कहती है काकेरू प्लीज मरना मत, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सो फाइनली नाहो भी अपनी फीलिंग्स बता ही देती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि काकेरू प्रैक्टिस कर रहा था और नाहो उसका मैच देख रही थी। तभी यहाँ पर आजुसा और चिनो आकर नाहो से कहती हैं नाहो क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। इस पर नाहो उन्हें बता ही देती है कि कल उसने काकेरू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है। आजुसा और चिनो नाहो से कुछ और भी पूछने वाली थी कि तभी ये तीनों देखती हैं कि काकेरू बेहोश हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और अब काकेरू मेडिकल रूम में था। यहाँ पर आजुसा उसे कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। इस पर काकेरू कहता है कि नाहो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, दोनों ने एक दूसरे से बस अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है, दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। आजुसा पूछती है आखिर क्यों, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो डेट क्यों नहीं कर रहे। काकेरू जवाब देता है कि वो नाहो को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसे ही रहना पसंद करेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के पीई टीचर स्कूल में होने वाले एथलेटिक कॉन्टेस्ट की रिले रेस में क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए काकेरू को चूज करते हैं क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ता है।
सिलेक्शन के बाद नाहो और हिरोटो काकेरू के पास आकर उसे रेस में दौड़ने से मना करते हैं। दरअसल लेटर में लिखा था कि रेस के बीच में काकेरू का पैर मुड़ जाता है, जिससे टीम हार जाती है और इसका जिम्मेदार काकेरू खुद को समझता है। तो काकेरू को इस रिग्रेट से बचाने के लिए ये दोनों ऐसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर काकेरू वाकई में रेस करना चाहता था, लेकिन वो इन दोनों की बात मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हिरोटो क्लास की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में आजुसा और चिनो उसे रोककर उससे पूछते हैं कि क्या वो उनसे काकेरू के बारे में कुछ छुपा रहा है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में काकेरू खड़ा होकर टीचर से मना करने वाला था कि वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तभी उसके सारे दोस्त एक एक करके टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। असल में ये लोग ऐसा इस वजह से कर रहे थे क्योंकि काकेरू अपनी क्लास में अकेला सेलेक्ट किया गया था, तो पूरे क्लास की जिम्मेदारी उस पर ही थी। उसकी हार मतलब पूरे क्लास की हार। तो उसका ये बर्डन कम करने के लिए उसके दोस्त भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ताकि अगर वो हारे तो सारा बर्डन सिर्फ उस पर ना हो और वो लोग रेस में उसके साथ हो सकेंगे उसे मोटिवेट करने के लिए। अब रात को हम हिरोटो और नाहो को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हिरोटो कहता है कि हमने पहली बार लेटर से कुछ डिफरेंट किया है। असल में लेटर में लिखा था कि काकेरू को रेस से हटाना है, लेकिन अब तो इन पांचों ने ही पार्टिसिपेट कर लिया था और इन्हें उम्मीद थी कि इनके इस फैसले से कुछ अच्छा ही नतीजा निकलेगा। नाहो यहाँ पर हिरोटो से ये भी कहती है कि अब से वो लेटर पर ज्यादा डिपेंड नहीं करेगी और अपने हिसाब से फैसला लेने की कोशिश करेगी। अब अगले दिन स्कूल में छुट्टी के बाद काकेरू और नाहो एक साथ एंट्रेंस तक आते हैं। यहाँ पर काकेरू नाहो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिस पर नाहो कहती है क्या। नाहो समझ ही नहीं पाती और काकेरू वहाँ से चला जाता है। फिर अब रात को नाहो इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर काकेरू उससे कहना क्या चाह रहा था। वो लेटर खोलकर इस बारे में देखने का सोचती है, लेकिन फिर ऐसा नहीं करती। अब अगले दिन भी सेम चीज होती है। काकेरू फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये पागल लड़की समझ ही नहीं पाती और वो बेचारा फिर से चला जाता है। और तभी यहाँ पर पीछे से हिरोटो आता है, जिससे नाहो पूछती है, हिरोटो क्या आज के बारे में लेटर में कुछ लिखा है? मुझे काकेरू कुछ ठीक नहीं लग रहा। हिरोटो कहता है, तुमने ही तो कहा था कि अब से हम लेटर पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो अब तुम्हें क्या हो गया? हिरोटो कहता है, परेशान मत हो, तुम लेटर की बजाय हम पर डिपेंड कर सकती हो। नाहो देखती है कि उसके सभी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। सीन शिफ्ट होता है और अब ये पांचों टेरेस पर थे। नाहो इन्हें यहाँ पर बताती है कि काकेरू ने कई बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी थी। मुझे समझ नहीं आया वो कहना क्या चाहता है। नाहो की बात सुनकर चिनो और आजुसा हंसने लग जाती हैं और कहती हैं, पागल लड़की, वो सिर्फ तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। आगे आजुसा कहती है कि इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, तुम्हें हमसे ये बात पहले ही शेयर करनी चाहिए थी। हिरोटो इस पर कहता है, क्यों ना तुम इन सभी को अब बता दो। अब फाइनली नाहो इन तीनों को बता ही देती है कि उसे फ्यूचर से एक लेटर मिला है, जिसमें लिखा है कि उसे काकेरू को बचाना होगा। ये बात सुनकर ये सभी अपना अपना लेटर निकालते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि सिर्फ नाहो और हिरोटो को ही नहीं, बल्कि इन तीनों को भी इनके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से लेटर मिले हैं। तो असल में उस दिन जब आजुसा और चिनो हिरोटो से पूछ रही थी कि क्या वो उनसे कुछ छुपाया है, वो लोग यही जानना चाहती थी कि क्या उसे भी कोई लेटर मिला है। और हिरोटो ने उसी दिन इन दोनों को बता दिया था कि उसे भी फ्यूचर से एक लेटर मिला है। यहाँ पर इन सभी के लेटर में सेम चीज लिखी हुई थी कि उन सभी को मिलकर काकेरू को बचाना है, काकेरू और नाहो को करीब लाकर। यहाँ पर इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि फ्यूचर में इन पांचों का एक ही रिग्रेट है, काकेरू को ना बचा पाना। तो अब ये पांचों एक साथ काकेरू को बचाने की शपथ लेते हैं। यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि अगर इन्हें भी लेटर मिला था तो इन तीनों ने काकेरू को इनवाइट करने से क्यों नहीं रोका, और अभी तक इन्होंने काकेरू के लिए कुछ किया क्यों नहीं? ऐसे इसलिए क्योंकि अभी तक ये तीनों लेटर को काफी हल्के में ले रहे थे, लेकिन उएदा वाले इंसिडेंट से इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि लेटर में लिखी बातें झूठ नहीं है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि आजुसा का बर्थडे आने वाला था और उस दिन से रिलेटेड लेटर में लिखा था कि बर्थडे वाले दिन बारिश होगी और इनमें से सिर्फ नाहो के पास ही अम्ब्रेला होगा। काकेरू नाहो से अम्ब्रेला शेयर करने को बोलेगा और तभी आजुसा उसे अपना अम्ब्रेला दे देगी, जो कि उसी दिन उसे साकू ने गिफ्ट किया था। फिर काकेरू दोनों लड़कों के साथ अपना अम्ब्रेला शेयर कर लेगा और नाहो दोनों लड़कियों के साथ। और इस तरह से जो एक चांस था नाहो और काकेरू के एक साथ टाइम स्पेंड करने का, वो चला जाएगा। तो लेटर में फ्यूचर आजुसा ने साफ रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज अपना अम्ब्रेला शेयर मत करना। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज आजुसा का बर्थडे है। सभी दोस्त मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जैसा लेटर में लिखा था वैसा ही होता है। स्कूल की छुट्टी के समय बारिश होने लगती है। अब आजुसा ने लेटर में लिखी बात इन पांचों को पहले से ही बता दी थी, जिस वजह से पांचों के पास अम्ब्रेला होता है, सिर्फ काकेरू को छोड़कर। काकेरू हिरोटो और साकू से अपना अम्ब्रेला शेयर करने को कहता है, लेकिन वो दोनों ही इनकार कर देते हैं,
जिस पर नाहो कहती है तुम मेरा अम्ब्रेला ले सकते हो, और तभी काकेरू कहता है क्यों ना हम अम्ब्रेला शेयर करें, और इसी के साथ इनका प्लान यहाँ पर कामयाब हो जाता है। अब रास्ते में बारिश ज्यादा तेज हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों एक पार्क में रुकते हैं, जहाँ पर नाहो अपना हाथ काकेरू की तरफ बढ़ाती है और काकेरू उसका हाथ पकड़कर कहता है अगर तुम मुझे डेट पर चलने के लिए पूछोगी तो मैं इनकार नहीं करूंगा। इस पर नाहो हंसते हुए जवाब देती है कि हम ऐसे ही ज्यादा ठीक हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज एथलेटिक कॉन्टेस्ट का दिन था और इस दिन के बारे में लेटर में लिखा था कि सभी के पेरेंट्स कॉन्टेस्ट में आए थे, लेकिन काकेरू के पेरेंट्स नहीं आए थे, जिस पर काकेरू ने झूठ बोला था कि उसके पेरेंट्स काम से बाहर गए हैं। जी हाँ, एक्चुअल में काकेरू ने अपनी मॉम की डेथ के बारे में इन्हें कभी बताया ही नहीं था। वो तो उसकी डेथ के बाद इन सभी को पता चलता है कि काकेरू की मॉम ने सुसाइड किया था और अभी तक काकेरू किन हालात से गुजर रहा था। तो काकेरू रेस में भी हार गया था, जिस वजह से कॉन्टेस्ट का दिन उसके लिए इतना अच्छा नहीं था। खैर, बैक टू द स्टोरी। जैसा लेटर में लिखा था वैसा ही होता है। सभी के पेरेंट्स आए थे सिर्फ काकेरू के पेरेंट्स को छोड़कर, और काकेरू यहाँ पर सेम झूठ बोलता है कि काम की वजह से उसके पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे। ध्यान रहे कि इस समय पर इन पांचों को काकेरू की मॉम की डेथ के बारे में पता है। नाहो और हिरोटो ने इन्हें पहले से ही बता रखा है, लेकिन यहाँ पर ये पांचों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं पता। लेटर में लिखा हुआ था कि प्लीज काकेरू की फैमिली से भी किसी को बुला लेना ताकि वो अकेला महसूस ना करे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हिरोटो अपने पेरेंट्स की हेल्प से काकेरू की ग्रैंडमा को बुलवा लेता है, जिन्हें देखकर काकेरू काफी ज्यादा खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हिरोटो की डैड एक ग्रुप फोटो ले रहे थे। उन्हें देखकर काकेरू को अपनी मॉम की याद आ जाती है, जब उन्होंने भी काकेरू की फर्स्ट एथलेटिक मीट में इसी तरह उसकी तस्वीर क्लिक की थी। खैर, काकेरू की ग्रैंडमा इस समय पर उसके साथ मौजूद थी, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर फिर भी काकेरू काफी उदास फील कर रहा था। उसे इस तरह से देखकर ये सभी मिलकर डिस्कस करते हैं कि हमें लगता है कि काकेरू अपनी मॉम की वजह से उदास है। इस पर चिनो कहती है उसने तो अपनी मॉम के बारे में हमें सच भी नहीं बताया, तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। खैर, अब एक मैच के स्टार्ट होने से पहले हिरोटो काकेरू से कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं, तुम नाहो को डेट कर नहीं रहे हो और इसी दौरान किसी और के साथ वो डेट पर चली गई तो अगर मैं ही उसे डेट करने लगा तो तब तुम क्या करोगे। काकेरू जवाब देता है कि नाहो के लिए यही अच्छा रहेगा, मैं वापस टोक्यो कभी भी शिफ्ट हो सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं मैं कब गायब हो जाऊँ। तो अब ये मैच खत्म होता है और इन दोनों को काफी चोट आई थी। नाहो पहले हिरोटो की बैंडेजिंग करती है, फिर वो जैसे ही काकेरू की बैंडेजिंग करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है तो काकेरू उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि मुझे बैंडेजिंग नहीं करानी, और वो वहाँ से चला जाता है। नाहो बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नाहो को छोड़कर ये पांचों बैठकर एक गेम देख रहे थे। तभी साकू यहाँ पर नोटिस करता है कि काकेरू अपनी एंकल को टच कर रहा है। अब नाहो भी यहाँ पर आ जाती है और तभी एक टीचर नाहो और काकेरू को एक काम करने के लिए दे देते हैं, मैट्रेस जैसा कुछ लाने का। ये दोनों अब मैट्रेस को ला रहे थे जो कि काफी ज्यादा भारी थी, इसलिए ये दोनों थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकू इन चारों को बताता है कि काकेरू की एंकल में चोट लग गई है। ये बात उसके लेटर में भी लिखी है और उसने खुद अपनी आंखों से काकेरू को अपनी एंकल टच करते हुए देखा है। हिरोटो कहता है बेवकूफ, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। साकू कहता है अरे मैंने लेटर पहले पढ़ा ही नहीं था। खैर, वहीं नाहो और काकेरू दोबारा से खड़े होते हैं उसी मैट्रेस को ले जाने के लिए, और तभी बाकी के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मैट्रेस की हर एक साइड को पकड़ते हुए कहते हैं कि अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारी एंकल हर्ट है तो हमें पता कैसे चलेगा। आजुसा कहती है माफ करना काकेरू, हमने पहले नोटिस नहीं किया, पर क्या तुम्हें एथलेटिक मीट पसंद नहीं है, आखिर तुम उदास क्यों हो। फाइनली काकेरू अब इन लोगों को बता ही देता है कि उसने अपनी मॉम के बारे में झूठ बोला, असल में उसकी मॉम गुजर चुकी हैं। आजुसा कहती है ओह, तो तुम इस वजह से उदास हो। सोचो कि तुम्हारी मॉम कहीं से तुम्हें देख रही हैं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ये देखकर कि तुम उनकी वजह से उदास हो। अगर तुम्हारी मॉम इस समय पर यहाँ होती तो क्या वो इस तरह से तुम्हें देख पाती, नहीं, तो प्लीज मुंह लटकाना बंद करो। तो अब इन दोस्तों की बात काकेरू की खोपड़ी में घुस जाती है, जिसके बाद वो जाकर अपने एंकल का ट्रीटमेंट करवा लेता है। अब आज का लास्ट इवेंट था रिले रेस। तो रेस स्टार्ट होती है और हिरोटो काफी तेज दौड़ते हुए जल्दी से चीनो को अपनी स्टिक पास कर देता है। अब चीनो इतनी तेज नहीं दौड़ पाती, फिर भी वो जैसे तैसे करके आजुसा को स्टिक पास करती है। फिर आजुसा साकू को, और साकू जो कि प्रैक्टिस के दौरान सबसे स्लो था, उसमें ना जाने किसकी आत्मा घुसती है और वो तेज दौड़ते हुए नाहो को स्टिक पास कर देता है। फिर नाहो भागते हुए काकेरू को स्टिक पास करती है और उसके साथ साथ एक मैसेज भी अपने सभी दोस्तों की तरफ से कि हारना मत, कुछ भी हो कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे
10 साल बाद फ्यूचर में भी। अब काकेरू भागते हुए अपने दोस्तों के बारे में ही सोचता है कि अभी तक जैसा भी वक्त रहा हो उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे। अपने दोस्तों के खातिर वो पूरी जान लगाकर दौड़ता है और फाइनली रेस जीत जाता है। अब रेस के बाद काकेरू की ग्रैंडमा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताती हैं कि वो इस तरह से प्री स्कूल में हुए रेस में भी काफी ज्यादा परेशान था और रेस में जीतने के बाद ही उसके फेस पर स्माइल आई थी और उस समय पर उसके चेहरे पर स्माइल देखकर उसकी मॉम भी काफी खुश हुई थी। तो इस समय पर भी उसकी मॉम जहाँ भी होंगी उसे खुश देखकर वो भी खुश होंगी। इसी दौरान नाहू कहती है कि आज रियलाइज हुआ कि लेटर में जो भी लिखा है वो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हाँ इसका ये भी मतलब नहीं है कि लेटर पूरी तरह से गलत है। इससे नाहू का ये मतलब था कि लेटर में काकेरू को रेस से ही हटाने के लिए लिखा था, लेकिन इन पांचों ने लेटर से हटकर कुछ डिफरेंट किया जिसकी वजह से एक न्यू मेमोरी ही क्रिएट हो गई। अब अगले सीन में हम नाहू और काकेरू को एक साथ देखते हैं। तब काकेरू अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो हिरोटो से थोड़ा सा जेलस हो गया था, इस वजह से वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था। फिर नाहू उसके शोल्डर पर बैंडेज लगाने लगती है और तभी काकेरू उसके चिक्स पर किस करके भाग जाता है। असल में रेस से पहले ये डिसाइड हुआ था कि जो भी रेस में सबसे तेज दौड़ेगा उसे नाहू की तरफ से किस मिलेगी। अब हमें यहाँ पर एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पांचों दोस्त माउंट कोबू की तरफ जा रहे थे। हिरोटो के हाथ में काकेरू के बचपन की एक फोटो थी जिसे देखकर वो कहता है, मुझे बुरा लगता है कि मैंने काकेरू का फ्यूचर उससे चुराया। मुझे पता था कि दोनों एक दूसरे के बारे में कैसा फील करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोई परवाह नहीं की। अगर काकेरू जिंदा होता तो शायद नाहू और काकेरू एक साथ होते। इस पर नाहू कहती है, ऐसा नहीं है हिरोटो, अगर काकेरू जिंदा होता फिर भी मैं तुमसे शादी करती, क्योंकि तुमने मुझे न्यू ईयर ईव पर जो अपनी फीलिंग्स बताई थी उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। अब सीन वापस से पास्ट में जाता है। ये सभी दोस्त मिलकर न्यू ईयर ईव के लिए प्लान बनाते हैं कि सभी एक साथ मिलकर श्राइन को विजिट करेंगे। यहाँ पर हिरोटो कहता है वो नहीं आ पाएगा, उसे कुछ काम है। नाहू और काकेरू के जाते ही चीनो हिरोटो को एक जोर का लगाकर कहती है, झूठ क्यों बोल रहे हो, लेटर में लिखा है कि तुम हमारे साथ श्राइन पर गए थे। फिर उस रात को पता नहीं किस वजह से काकेरू और नाहू में लड़ाई हो गई थी और नाहू को अच्छा फील कराने के लिए तुमने उससे अपनी फीलिंग्स बता दी थी, जिस वजह से आज तुम दोनों फ्यूचर में एक साथ हो। हिरोटो कहता है कि अब वो अपनी फीलिंग्स नाहू को कभी भी नहीं बताने वाला। चीनो कहती है, पर इससे तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा, तुम्हारी और नाहू की शादी कभी होगी ही नहीं। इस पर हिरोटो कहता है, तुम्हें याद नहीं पैरेलल वर्ल्ड के बारे में टीचर ने क्या बताया था? जिस फ्यूचर से हमें ये लेटर्स आए हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन है। अगर मैं फ्यूचर चेंज करता भी हूँ तो इससे उस टाइमलाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो असल में अभी तक हमें जो फ्यूचर के सीन दिखाए जा रहे थे वो एक बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन के हैं। उस टाइमलाइन के जहाँ पर काकेरू मर चुका है और हिरोटो और नाहू की शादी हो चुकी है, और जो हम अभी पास्ट की स्टोरी देख रहे हैं ये एक बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन है। तो अगर हिरोटो अपनी फीलिंग्स नाहू से ना बताकर फ्यूचर को चेंज करता है तो इससे इस टाइमलाइन का फ्यूचर चेंज होगा। दूसरी वाली टाइमलाइन पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उस टाइमलाइन में हिरोटो और नाहू एक साथ हैं और वो एक साथ रहेंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो इस टाइमलाइन में हिरोटो ने पूरा मन बना लिया है कि वो कभी भी नाहू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज न्यू ईयर ईव का दिन था। रात को ये पांचों दोस्त श्राइन को विजिट करते हैं, लेकिन हिरोटो अपने वादे के मुताबिक नहीं आता। अब काकेरू और नाहू इन तीनों के लिए ड्रिंक्स लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर काकेरू बताता है कि उसके ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज वो घर जल्दी लौटना चाहता है। नाहू अपना दिमाग चलाती है कि लेटर में लिखा है कि काकेरू की ग्रैंडमा फ्यूचर में जिंदा है, मतलब उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सोचकर नाहू काकेरू से कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे यकीन है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को कुछ नहीं होगा। काकेरू कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो, उस दिन भी मैंने घर जाने में देर कर दी थी, जिस वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अब अपनी ग्रैंडमा को नहीं खोना चाहता। ये कहकर वो जाने लगता है और नाहू उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वो कहता है, छोड़ो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जिस लड़ाई के बारे में लेटर में लिखा था वो हो जाती है और नाहू इस लड़ाई को होने से नहीं रोक पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीनो हिरोटो के पास कॉल करके उसे आने को कहती है, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं था। फिर साकू चीनो से फोन छीनकर उसे समझाता है कि हमारे फ्यूचर चेंज करने से दूसरे लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि एथलेटिक कॉन्टेस्ट में ब्लू टीम को जीतना था, लेकिन हमारे द्वारा किए गए चेंजेस की वजह से हमारी टीम जीती, जिस वजह से जो लोग हारे हैं उनका फ्यूचर चेंज हो गया। तो इस तरह से बार बार फ्यूचर में हुए इवेंट्स को चेंज करना ठीक नहीं है। तो ये बातें सुनकर फाइनली हिरोटो श्राइन के पास पहुंचता है, जहाँ पर बेचारी नाहू अकेली खड़ी होकर रो रही थी।
यहाँ पर हिरोटो उसे हक करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बताता, बल्कि उसे समझाकर काकेरू के पीछे जाने को कहता है। नाहो अब काकेरू को कॉल करते हुए भाग रही थी, वहीं काकेरू उसकी कॉल रिसीव नहीं करता और गुस्से में फोन को तोड़ देता है। अब अगले दिन स्कूल में जब इन दोनों की स्कूल में मुलाकात होती है तो काकेरू नाहो से ठीक से बात नहीं करता। मौका देखकर नाहो काकेरू से कल रात के लिए उससे माफी भी मांगती है, लेकिन इसके बावजूद इनके बीच सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो पाता। अब क्लास के दौरान आज फिर काकेरू अपना पेंसिल बॉक्स भूल गया था। नाहो उसे अपनी पेंसिल देती है, लेकिन उसकी पेंसिल न लेकर वो एक दूसरे लड़के से ले लेता है। ये देखकर नाहो को काफी ज्यादा हर्ट होता है कि एक बात की वजह से उसने अभी तक जितने भी एफर्ट्स किए थे काकेरू के साथ बॉन्ड करने के लिए, सब बर्बाद हो गया। ये सोचकर नाहो यहाँ पर रोने लग जाती है। अब हमें फिर से फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पांचों दोस्त माउंट कोबू पर पहुंचे हुए थे। दरअसल जब काकेरू जिंदा था तो इन सभी ने मिलकर प्रॉमिस किया था कि सभी एक साथ माउंट कोबू पर जाएंगे। आज ये सभी यहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ काकेरू को छोड़कर। आजुसा कहती है, ऐसा लगता है कि हम कल ही काकेरू से मिले थे। यकीन नहीं होता कि वो अब हमारे साथ नहीं है। ये हमारी ही गलती है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। काश कि हमने उसे उस दिन इनवाइट ही नहीं किया होता तो आज वो हमारे साथ होता। इस पर साकू कहता है कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इस पर आजुसा और साकू एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी हिरोटो कहता है, आपस में मत लड़ो, किसी को कुछ पता नहीं था कि उस दिन क्या होने वाला है। आजुसा कहती है कि काश कोई टाइम मशीन होती जिससे हम काकेरू को बचा सकते हैं। साकू जवाब देता है कि टाइम मशीन कभी क्रिएट नहीं होगी क्योंकि टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। नाहो कहती है, ब्लैक होल का क्या? याद है हाई स्कूल में टीचर ने हमें ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रेवल करने की संभावना बताई थी। साकू कहता है, ये भी नामुमकिन है। अगर तुम एक बार ब्लैक होल में गई तो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाओगी। ये लोग इस टॉपिक को क्लोज कर ही नहीं रहे थे, जिससे परेशान होकर साकू बताता है कि पृथ्वी पर एक जगह है जिसे कुछ लोग मानते हैं कि वो एक ब्लैक होल है। 2013 में एक स्विस रिसर्चर ने अटलांटिक ओशन के साउथर्न पार्ट में ब्लैक होल के कुछ सबूत ढूंढ निकाले थे। उसी तरह की सिमिलर रिपोर्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी मिली थी। वहीं बरमूदा ट्रायंगल के आसपास भी शिप्स और प्लेन्स के गायब होने की बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज है। वो शिप्स और प्लेन्स कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता। हिप्नोसिस के अनुसार वहीं पर ब्लैक होल मौजूद है। ये सब सुनकर आजुसा कहती है, ये सब तुम हमें अब बता रहे हो, चलो हम वहाँ चलते हैं। चिनो कहती है, अगर हम वहाँ गए तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। इस पर नाहो आइडिया देती है कि क्यों ना हम टाइम कैप्सूल की तरह लेटर्स को भेजें। इस पर सभी राजी हो जाते हैं, लेकिन साकू कहता है नामुमकिन। क्या गारंटी है कि वो लेटर्स पास्ट में ही जाएंगे, फ्यूचर में भी तो जा सकते हैं। हिरोटो कहता है, क्या फर्क पड़ता है, एक उम्मीद तो है ना, ट्राई करते हैं, क्या पता सच में लेटर्स हमारे यंगर सेल्फ को पास्ट में पहुंच जाए। साकू इन्हें समझाता है कि देखो, अगर लेटर पास्ट में पहुंच भी जाता है तो इससे हमारे लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा और ना ही हमारा रिग्रेट कम होगा। काकेरू हमारे साथ नहीं है और ना ही रहेगा, वो गुजर चुका है। हम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, बल्कि हमारी इस हरकत से एक दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। इस पर हिरोटो कहता है, ठीक है, हमें ये भी मंजूर है। काकेरू भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक पैरेलल वर्ल्ड होगा जिसमें काकेरू जिंदा और खुश रहेगा। यही हमारे लिए बहुत होगा। साकू कहता है, ठीक है, अगर ये करने से हमारा रिग्रेट थोड़ा सा भी कम होता है तो हम ये करेंगे। तो अब सनसेट का समय हो जाता है और ये सभी दोस्त मिलकर माउंट कोबो से सनसेट को देखते हैं। और हिरोटो कहता है, इस समय पर अगर काकेरू हमारे साथ होता तो वो इस नज़ारे को देखकर क्या फील करता। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ये सभी दोस्त मिलकर लेटर्स लिखते हैं। हिरोटो नाहो से मना करता है अपने लेटर में उनकी शादी के बारे में लिखने से। वहीं हिरोटो अपने लेटर में लिखता है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। काकेरू के जाने का उसने फायदा उठाया और नाहो को उसने काकेरू से छीन लिया। असल में काकेरू की मौत के बाद नाहो काफी ज्यादा दुखी थी और साकू उसे कंफर्ट करने के लिए और उसे खुश रखने के लिए उसे प्रपोज करके उससे शादी कर लेता है। तो लेटर में वो अपने यंगर सेल्फ से यही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस बार इन दोनों को मिला देना। तो अब ये सभी मिलकर अपने अपने लेटर्स को इकट्ठा करके एक जार में रखते हैं। फिर साकू एक्सप्लेन करता है कि हम इस जार को समुद्र में जाकर डाल देंगे। उम्मीद है कि ये बरमूदा ट्रायंगल तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद जार एक टाइम लीप एक्सपीरियंस करेगा। बस यही उम्मीद रखो कि जार पास्ट में ही पहुंचे। तो अब ये पांचों मिलकर समुद्र के पास जाते हैं और उस जार को समुद्र में डाल देते हैं, इसी उम्मीद में कि ये जार उनके यंगर सेल्फ तक पास्ट में पहुंच जाएगा। तो लेटर इन तक पहुंचने तक की कहानी हमें पता चल चुकी है। नाउ बैक टू द मेन स्टोरी। तो आज वैलेंटाइंस डे का दिन था। सभी लड़कियां मिलकर कुकिंग क्लास में चॉकलेट्स बनाती हैं। वहीं नाहो भी काकेरू के लिए कुछ चॉकलेट्स तैयार करती है। फिर वो काकेरू से बात करने के लिए जाती है और देखती है कि उसके हाथ में पहले से ही चॉकलेट्स हैं। काकेरू बताता है कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने उसे ये चॉकलेट्स दिए हैं।
नाहो डर जाती है। तभी वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को भी डेट नहीं करने वाला। अब इसके बाद नाहो बहुत बार काकेरू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काकेरू उसे छुप रहा था। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नाहो देखती है कि काकेरू आज जल्दी क्लास से निकल गया। वो चॉकलेट लेके फौरन से उसके पीछे भागती है और तभी रास्ते में वो ओएदा से टकरा कर गिर भी जाती है और यहाँ पर बेचारी की चॉकलेट पर कुछ लोग पैर भी रख देते हैं। ये देखकर ओएदा काफी ज्यादा खुश भी होती है और कहती है, ओ तुम जिसे भी ये चॉकलेट देने जा रही थी अब ये देने के काबिल नहीं रही। नाहो जवाब देती है कि वो काकेरू को देने जा रही थी और वो उसे देकर रहेगी। नाहो फिर से भागती है और वक्त पर एंट्रेंस पर पहुंच जाती है। काकेरू अभी स्कूल से नहीं गया था। नाहो उससे कहती है, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अब ये दोनों फाइनली बात करते हैं। नाहो उससे पूछती है, क्या आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? काकेरू कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया। नाहो कहती है, नहीं मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई हूँ, बल्कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से ही सॉरी बोलते हैं। फिर नाहो उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लेती है, जिस पर वो कहता है, मुझे डर है मैं फिर से तुम्हें हर्ट करके भाग जाऊंगा। मैं कमजोर हूँ, तुम्हें खुश नहीं रख सकता। नाहो उसे हक कर लेती है और कहती है कि जब तक हम दोनों एक साथ हैं, चाहे जितनी लड़ाई हो जाए और कुछ भी हो जाए, हम दोनों खुश रहेंगे। फाइनली काकेरू भी इस बात को एडमिट करता है कि वो भी नाहो के साथ रहना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, लेकिन वो उससे भाग रहा था क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से उसे हर्ट कर देगा। तो फाइनली इन दोनों के बीच जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है और अब नाहो काकेरू को अपनी चॉकलेट देती है। वहीं इनके दोस्त जो कि इन्हें ऊपर से देख रहे थे, उनमें से आजुसा पूछती है कि काकेरू, नाहो ने तुम्हें अपनी चॉकलेट दी है तो तुम्हारा जवाब क्या है? काकेरू बताता है कि वो नाहो को डेट करेगा। अब अगले दिन 15 फेब था। ये वही दिन था जब काकेरू ने सुसाइड किया था। नाहो ने ठान ली थी कि आज ये काकेरू का आखिरी दिन नहीं होगा। अब रात को हम देखते हैं कि काकेरू अपने घर में था। वो अपनी मॉम की तस्वीर ढूंढने के लिए एक कार्डबोर्ड उतारता है और तभी उसे उसकी मॉम का फोन मिल जाता है, जिसे अनलॉक करके वो देखने लग जाता है कि उस दिन उसने मॉम को जो मैसेज सेंड किया था वो उन्होंने देखा था कि नहीं। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने वो मैसेज देख लिया था। फोन में काकेरू को एक ड्राफ्ट मैसेज भी मिलता है जो कि उसी के नाम का था। तो अब यहाँ पर हमें काकेरू और उसके मॉम की साइड की थोड़ी सी स्टोरी दिखाई जाती है। असल में काकेरू की मॉम ने अकेले ही मासुमोटो शिफ्ट होने का फैसला ले लिया था। उन्होंने काकेरू से एक बार भी नहीं पूछा था कि वो शिफ्ट होना चाहता है या नहीं। फिर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने काकेरू के स्पोर्ट्स बैग भी फेंक दिए थे ताकि वो दोबारा से किसी भी सॉकर क्लब को ज्वाइन ना कर सके। इस हरकत पर भी काकेरू को अपनी मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो हमेशा अकेले ही सारे फैसले लिया करती और वो काकेरू से कभी भी उसकी मर्जी नहीं पूछती थी। तो इस ड्राफ्ट मैसेज में लिखा होता है, काकेरू क्या तुमने नए दोस्त बनाए? मैं अकेले हॉस्पिटल चली गई थी। बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और मैंने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। असल में मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि असल में तुम्हारे पिता एक हिंसक इंसान थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी तुम पर हाथ उठाए, इसलिए मैंने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। फिर मैंने देखा कि सॉकर क्लब में तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स बुली करते हैं। मुझे लगा कि स्कूल बदल देने से शायद सब ठीक हो जाए, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा ना हो इसीलिए मैंने सॉकर क्लब ज्वाइन करने से तुम्हें मना किया था। लेकिन मेरी एक ही गलती थी कि मैंने कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो। हमेशा सारे फैसले मैं अकेले ही लेती रही, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो और आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजारो। मुझे माफ करना रास्ते में आने के लिए। तो अब फाइनली हम समझ पाते हैं कि आखिर काकेरू की मॉम ने सुसाइड क्यों किया था। और यहाँ पर काकेरू को फाइनली रियलाइज होता है कि अभी तक उसकी मॉम ने जितने भी फैसले लिए थे वो उसकी खुशी के लिए ही लिए थे। अभी तक वो अपनी माँ को कितना गलत समझ रहा था। ये मैसेज पढ़कर काकेरू से रहा नहीं जाता और वो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते में वो कह रहा था कि मरने के बाद क्या होता होगा, क्या मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगा, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये पांचों दोस्त काकेरू के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर काकेरू की ग्रैंडमा बताते हैं कि वो तो थोड़ी देर पहले ही कहीं बाहर चला गया। ये लोग ध्यान देते हैं कि काकेरू की बाइसाइकिल घर पर ही है। ये लोग यहाँ पर फौरन से अलग अलग होकर काकेरू को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं हम काकेरू को देखते हैं जो कि मेन रोड पर पहुंचता है और उसके सामने से एक ट्रक आ रहा था। सीन यहीं पर कट होता है। वहीं हिरोटो और नाहो ट्रक को देखकर फौरन से ट्रक के पास आते हैं और देखते हैं कि काकेरू जमीन पर पड़ा हुआ था। हिरोटो फौरन से काकेरू को उठाता है और देखता है कि वो जिंदा है। काकेरू अब सभी को बताता है कि वो मरना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो ट्रक के सामने गया उसे रियलाइज हुआ कि अगर अभी वो मर गया तो उसके दोस्तों का क्या होगा, वो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे।
वो जो उससे प्यार करते हैं वो उन्हें इस तरह से पीछे तड़पते हुए छोड़कर नहीं जा सकता। यही सब सोचकर वो ट्रक के सामने से हट जाता है। वो इन पांचों से माफी मांगता है और पूछता है कि आखिर तुम लोगों को कैसे पता चला। ये सभी यहाँ पर रिवील कर देते हैं कि उन पांचों को लेटर मिला था उनके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्यूचर से सिर्फ इन पांचों के लिए ही नहीं बल्कि काकेरू के लिए भी एक एक लेटर था। ये पांचों एक एक करके काकेरू को उसका लेटर सौंप देते हैं। काकेरू उन लेटर्स को पढ़ता है जिसमें पांचों की फ्यूचर सेल्फ ने काकेरू से माफी मांगी हुई थी कि वो उसे उस टाइमलाइन में बचा नहीं सके। तो अब ये सभी घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में हमें पता चलता है कि काकेरू की बाइसाइकिल खराब करने वाला साकू